जम्मू कश्मीर में समस्याओं की भरमार ही भरमार है। जब सही नेतृत्व करने वाले लोग कुर्सियों के ऊपर काबिज नहीं हों तो फिर वही होता है जो इस समय जम्मू कश्मीर यूटी में हो रहा है। वही होता है, ऐसा ही होता है। जब सही लोग कुर्सियों के ऊपर काबिज ना हो, जो लोग अपने निजी हितों के लिए कुर्सियों के ऊपर बैठे हों, लोभी लोग कुर्सियों के ऊपर बैठे हों, तो फिर वही होता है जो हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं, चिल्लाते रहो, पत्रकारों को प्रताड़ित करो, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दो है। अगर किसी के ऊपर एफआईआर, कोई बीजेपी लीडर को आप एफआईआर लॉन्च करोगे तो उनको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पत्रकारों की बात करेंगे तो पत्रकारों पे एफआईआर। तो काफी ज्यादा समस्या हैं। पिछले दिनों माइनिंग का जो मुद्दा था वो काफी गर्मा गया था। रंधावा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो ये इशू और ज्यादा उठा। और अब भी कल हमने एक खबर की थी, धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है, वहां पर क्रशरों को जब्त भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद प्रेस रिलीजें भी नहीं आती हैं यहाँ पर। ये हाल है, आप सोचें। और इसके अलावा डॉक्टर मदान की बात करेंगे। फॉरेस्ट लैंड थी, उस पर कोई कब्जा किया हुआ था। इस विषय पर बात करेंगे। इसके अलावा एक और विषय है जो JKSSB क्लास 4 का, ये इशू काफी गरमाया हुआ है। और चेयरमैन साहब कहते हैं कि फेक न्यूज़ यहाँ पर सर्कुलेट हो रही हैं। कुछ सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, पत्रकारिता आती नहीं है, आ जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो सही नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं वो सही फैसले लेते हैं। इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर SK भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इतनी सारी समस्याएं हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। मुझे लगता है शुरुआत हम डॉक्टर मदान से करते हैं। ये आपके पास आई है, कुछ लैंड वैंड पर कब्जा किया था? नहीं, ये तो काफ़ी दिन से ये चर्चा चल रहा था। तो कल मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था उसी एरिया को देखने के लिए, सुनिमा में। अच्छा, गए थे आप? मैं बिल्कुल गया था। मैंने ऑन द स्पॉट ही वहाँ पे अपने हिसाब से एक बात देखी है। अच्छा। तो वो कोई 7 कनाल का कोई जगह थी, कुछ जो हमने सुना है, देखा है। वो सारा उनको 4 दीवारी वगैरह, गेट शेट जो पहले लगा हुआ था उसको तोड़ फोड़ दिया उन्होंने, अपने फॉरेस्ट के लोगों ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एहलकारों ने। और वहाँ पे वो जैसे वो बार्ब्ड वायर, उनके वो खंभे वगैरह लगा के उसको उन्होंने सील कर दिया है। तो नहीं तो आपको लग रहा है? उसके बाद ये भी हमें पता चला कि कोई एफआईआर वगैरह भी उनके ऊपर लगी, और लगनी भी थी, क्योंकि जब आप एनक्लोज करेंगे लैंड तो उसके बाद जब आप वो चीज़ें सामने आएंगी तो वो कानून की तो प्रक्रिया होगी। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैसे कहीं गलती से लगा दी हो एफआईआर, किसी की दुश्मनी हो, बेचारे इनोसेंट डॉक्टरों को प्रताड़ित ना कोई कर रहा हो? आपको लगता? मुझे इसका बारे में नहीं पता, लेकिन वो एफआईआर कटी है तो वो पुलिस अथॉरिटीज़ ने लगाई। और वो उसके जो कंप्लेनेंट भी जो मैंने सुना है वो डीएफओ साहब हैं। तो डीएफओ साहब आईएफएस ऑफिसर हैं, मौर्य साहब सुना मैंने, वही बाहर के हैं। वो मौर्य साहब बाहर के हैं कोई। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता वो अच्छा, स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। मुझे ये नहीं पता स्ट्रिक्ट है या क्या है, लेकिन वो वो जो लिखा, जो मैंने सुना है एफआईआर में, वो उसकी कंप्लेंट जो है वो डीएफओ साहब है, डिपार्टमेंट के आदमी है। तो वो पढ़े लिखे आदमी है, अनपढ़ आदमी थोड़ी है वो। उन्होंने अगर वो कुछ किया है इवैक्यूएशन का प्रोसेस और एफआईआर वगैरह लगी है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है या कोई ऐसी फजूल की बात होगी। ऐसा मुझे लगता तो नहीं है वैसे। अच्छा, स्वयं भी वहाँ पे विजिट किया था? हाँ, हमने विजिट किया, देखा, और हमने वहाँ पे कुछ, जो मेरे साथ एक साथी थे, हमने वो कुछ फोटोग्राफ वगैरह भी लिए देखने के लिए कि पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है। और कई बार इसमें दिग्विजय ये होता है कि इवैक्यूएशन हो जाती है, उसके बाद लोग फिर दोबारा कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ इस केस में होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये डॉक्टर मदान ये अपने ज़माने में जम्मू में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। और कुछ उनका गांधीनगर वगैरह में कुछ हॉस्पिटल वगैरह भी है।
और फॉर यू का इन्फॉर्मेशन ये पीएससी के मेंबर भी एक ज़माने में रही हैं, तो इनको आप कोई छोटी मोटी हस्ती ना समझना इनको। ऐसे व्यक्ति भी इंक्रोच करते हैं ज़मीनें? करते हैं, क्योंकि पैसे की भूख जो होती है ना वो सबको परेशान करती है। करते हैं। लेकिन उसके साथ में मैंने एक चीज़ और देखी, उनकी जहाँ पे लैंड है उसके साथ ही गली में एक बड़ी जम्मू JNK की महान शख्सियत की बहुत बड़ी कोठी देखी मैंने। वह मुस्तफ़ा कमाल साहब, नाम सुना होगा आपने, उनकी कोठी देखी। और उस कोठी मेरे ख्याल में वो भी फॉरेस्ट लैंड पे ही होगी, वो सारा एरिया उसी में आता है। उसको भी कोई पुलिस वाला उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था। नहीं तो डॉक्टर साहब की वहाँ पर अगर वो डॉक्टर साहब जो हैं मुस्तफ़ा कमाल जी, ये बड़े लोग होते हैं। इनका एक मकान श्रीनगर में होता है, एक जम्मू में होता है, एक दिल्ली में होता है, एक लंदन में होता है। ये हमारी तरह थोड़ी है एक ही मकान में सारी ज़िंदगी निकाल दी। तो वो हमने देखा वहाँ पे, तो अब पता नहीं क्या है बात में। वैसे फॉर यू का इन्फॉर्मेशन, मैंने सुबह किसी एक एडवोकेट से भी बात की थी, ये कोई ऐसे रफली कोई 700 बंदों की लिस्ट आई है जम्मू डिवीजन में, 700। मैं रफली बता रहा हूँ। मैंने रोशनी एक्ट के तहत ना? इट इज़ नॉट रोशनी अफेयर, इट इज़ फॉरेस्ट लैंड अफेयर। ये फॉरेस्ट लैंड का अलग मसला है, ये अलग है। ये अलग है, लेकिन लैंड ही है, ये लैंड ही है। लेकिन फॉरेस्ट लैंड में मैं नहीं कर सकता इसको, मैं इसको छीन नहीं सकता, मैं इसमें कब्जा नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है। हाई कोर्ट ने भी कहा था इनको खाली शाली करो, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्या मजबूरियाँ नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे मैंने वो मुस्तफ़ा कमाल जी का भी एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला देखा। वो मैंने आज की फेसबुक में मेंशन भी किया था। तो अब देखते हैं LG साहब क्या करते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है। हम तो बात को हाईलाइट ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये है सारी बात। माइनिंग का इशू जो था वो रंधावा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही बहुत ज़्यादा गर्मा गया। पहले तो था ही था, लोग लूटे जा रहे थे, कोई बोलने वाला नहीं था। रंधावा साहब ने बोला, उसके बाद लोग भी खुलकर बोलने शुरू हो गए। अब वो इशू कहाँ तक पहुँचा है? कोई इंक्वायरी, वो जो इंक्वायरी, एक तो वो डॉक्टर साहब ने को दिल्ली में को डेफेमेशन किया हुआ, तो वो तो दैट इज बिटवीन रंधावा साहब एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। इट्स नॉट बिटवीन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एंड BJP पार्टी। वो नहीं है मसला, वो दो इंडिविजुअल का मसला। दैट इज़ वन पॉइंट। वो कहते हैं कोई 28-29 मई को उसकी वहाँ दिल्ली को तारीख है, जो हमने सुना है। तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और जहाँ तक यहाँ की वो जो एक हफ्ते में कमेटी में जिसको रिपोर्ट देनी थी, जिस कमेटी को रिपोर्ट देनी थी, हेडेड बाय भगत साहब, OP भगत साहब है शायद उनका नाम, और 3-4 मेंबर थे। उनको 4-5 नुक्ते थे जिन पर उनको बात करनी थी या कोई रिपोर्ट देनी थी। तो मेरा ख्याल वो टाइम ख़त्म हो गया। वो काफ़ी एक हफ्ता कब का बीत गया, 3-4 तारीख की थी शायद वो ऑर्डर हुआ था, आज 25 हो गए। और अभी भी उम्मीद नहीं है कब ऑर्डर, कब रिपोर्ट देंगे। लॉकडाउन लग गया होगा, हो सकता है नहीं कर पा रहे होंगे। देखिए, काम ना करने में सबसे बड़ी हमें खूबसूरत चीज़ मिली है आज के युग में, लॉकडाउन। हम खाना खा रहे हैं, TV देख रहे हैं, सारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हमने कोई दफ्तर का काम करना होता है, उसमें बड़ा एक खूबसूरत बहाना है लॉकडाउन। हाँ जी, लॉकडाउन है। लॉकडाउन इज सच एन एक्सक्यूज कि कोई हिसाब नहीं। बाकी पर हमने कहा था कि ये आई वाश है, ये इंक्वायरियाँ होती रहती हैं ऐसी। चलो आई वाश है या क्या वाश है, लेकिन मैंने एक अपनी पोस्ट में भी लिखा था, इन सब लोगों को एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये कोई छोटे मोटे ऑर्डर नहीं होते हैं, एक हफ्ता का तो 3-4 दिन ऊपर हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो उस कमेटी का अभी कुछ हमें पता नहीं, वो रिपोर्ट क्या देंगे या नहीं देंगे, या उनको एक्सटेंशन उनको मिली है, मेरे पास कोई खबर नहीं है, या अपने लेवल पे ही एक्सटेंशन होगी, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी तक वो कोई खबर मैंने देखी नहीं, मैंने सुनी नहीं, वो रिपोर्ट कब देंगे। और मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ही प्रोलॉन्ग करेंगे, लंबा करेंगे, ताकि कुछ देर के बाद लोग भूल जाते हैं। मैंने आपको पिछले भी कहाँ भूल रहे हैं, ये लोग तो भाजपा के ऐसे खिलाफ हो गए। वो भाजपा के लीडर तो भाजपा के भी आजकल बोलने लगे हैं कि भाई ये आप लोगों ने क्या किया है। कल हमने देखा सुंदरबनी में
रविंद्र रैना के, जुगल किशोर को ऐसे उन्हीं के लीडर बोल रहे थे। बात ये वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं, वो उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, मैं उसमें कुछ बोलूँगा नहीं। वो उनको कह रहे हैं, वो कह भी रहे हैं, दूसरे दिन दोस्त भी बन जाते हैं। मैं तो एक बात कर रहा हूँ, जो एक निज़ाम होता है, जो एक सिस्टम होता है, इफ़ ए कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड और कल लिखा जी आपको 1 हफ्ते में देना है, चलो 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाता, मान लेते हैं, बीच में छुट्टियां थी, मैंने शायद पिछले इंटरव्यू में बोला था, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। आज तो 25 होगी जी, और अभी तक उसका को पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि उनकी खिंचाई मैंने नहीं कर रही, वो एलजी साहब ने कर रही, मैंने नहीं खिंचाई करनी। टाइम बाउंड करें ना इसमें। देखिए मैं आपको आपको छोटी सी बात कहूँ, एस्कॉम का वो एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी जिसमें वो 4 डेथ्स हुई थी, उसका भी कुछ आया था अखबार में, उसको भी शायद हमने थोड़ी सी बात की थी। एस्कॉम की जो 4 कोविड की डेथ हुई थी, जो हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज, उसका भी कुछ थोड़ा, उसका तो पता ही नहीं हमें चला कितने दिन में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उसका कुछ रिपोर्ट का कोई पता नहीं। रिपोर्टें नहीं आती हैं, इंक्वायरियां शुरू होती हैं। वही इंक्वायरी रिपोर्ट, अभी उसका कुछ पता। SMVD जो कि वो भी कुछ लिखा था, कुछ उसका भी टाइम निकल गया, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, अब आपकी ये जो माइनिंग है हवा में अभी, तो मतलब ये है कि मुझे ये लगता है कि एक नया ये खूबसूरत अंदाज है, शोर पड़ता है, एक कमेटी बन जाती है, आर्डर निकल जाता है, अखबार में खबर हो जाती है, वो कब देगी रिपोर्ट, कब नहीं देगी, इस पर कब एक्शन होगा, कब एक्शन नहीं होगा, ये एक बड़ी एक डार्क सी तस्वीर है। तो इसलिए लोगों को इन कमेटीज़ के ऊपर भी विश्वास उठ गया है। बच्चों को तो JK SSB के जो एस्पायरेंट हैं उनको तो उस रिजल्ट से भी अब विश्वास उठ रहा है। वो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ करप्शन हो रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं, लड़कियों से 3.5 लाख रुपए, लड़कों से 4 लाख रुपए, और ये बात जब सार्वजनिक हो इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है। लेकिन चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि ये फेक हैं, ये फेक रिपोर्टर फेक खबरें चला रहे हैं। वो जो खालिद जहांगीर साहब हैं, वो बड़े खूबसूरत ब्यूरोक्रेट हैं, वो ऐसे ही बात करेंगे जैसे एक ब्यूरोक्रेट काम करता है। ये लोग, इन लोगों की अप्रोच पीपल फ्रेंडली कभी नहीं होती। इनका अपना एक अंदाज होता है और इनके पास भी बहाना होता है। कोविड लगा है, हम मीडिया से बात नहीं कर सकते, हम उससे बात नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते। दे वांट टू अवॉइड थिंग्स। नहीं, इन्होंने हमें कहा कि ये हमसे बात नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया। अब फिर हमें समझ नहीं आएगा। वो चैनल दीपक जी कन्वीनियंट चैनल होगी। आप थोड़े से इनकन्वीनियंट होंगे तो आपसे क्यों बात करेंगे वो? चलो बात तो कर रहे हैं, कहीं करें। हाँ, मैंने सिंपल कह दी ना। एक होती कन्वीनियंट चैनल जहां हमारा सिस्टम फिर ठीक बैठता है। आप कुछ तीखे प्रश्न पूछेंगे तो कौन मुसीबत में पड़े। तो कोविड है जी, हम बात नहीं करना चाहते, ये फेक न्यूज़ है जी, ये दिस न्यूज़ है जी, दैट न्यूज़ है जी, खत्म बात। लेकिन जो बाकी जहाँ तक वो पैसे जैसे का प्रश्न है, वो भी एक शिक्षक पे, ये शिक्षक हो या और कोई हो, अगर पैसे दे लेगा, कुछ मुसीबत है, उसमें एक छोटी सी इंक्वायरी हो जानी चाहिए। लेकिन फिर मैं वही कहूँ आपको, लग जाएगी इंक्वायरी, फिर वो हम ढूंढते रहेंगे उसके रिपोर्ट। जब कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में आती है, जहांगीर साहब हों और फॉर दैट मैटर और कोई साहब हों, फट चीज़ों का निदान करना चाहिए, डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, ये मैटर्स को दे पुट अंडर कारपेट, अवॉइड करते हैं, एंड दे आर नॉट रेडी फॉर टफ क्वेश्चंस। ये कहते मीठी मीठी बात है, मीठे मीठे जवाब हो, बस खत्म बात। जब आप इनको प्रिक करेंगे, जब इनको आप प्रॉड करेंगे, इंग्लिश में बोलते प्रॉड, PROD, प्रॉड, जब इनको प्रॉड करेंगे ये तकलीफ महसूस करते। कौन तकलीफ में पड़े, इसमें कौन तकलीफ फेस करना चाहता है? सो ये मैंने कहा, ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भी एक अपने हिसाब के लोग हैं, ये अपने बादशाह लोग हैं, ये इनकी अपनी दुनिया है। फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट इन्होंने कहा था, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है। फास्ट ट्रैक का मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है स्लो ट्रैक रिक्रूटमेंट। ये लफ्ज होते हैं, ये खूबसूरत वर्ड होते हैं। फास्ट ट्रैक मूवमेंट, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल रेवोल्यूशन। आप देख रहे हैं कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं, डाटा लोगों के चोरी हो रहे हैं। बड़ी लंबी स्टोरी है, ये अलग टॉपिक है। ये स्लोगन्स होते हैं
लोगों को भ्रमित करने के लिए। और हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी लोग इन बातों से भ्रमित भी हो जाते हैं। बस बात लेकिन आप एक शिक्षक हैं, और अगर आपने कहा होता फास्ट ट्रैक तो कितनी जल्दी आप ये रिक्रूटमेंटों का रिजल्ट लोगों को देते। जब मैंने कहा फास्ट ट्रैक, इट शुड बी फास्ट ट्रैक, जब मैंने कह दिया फास्ट ट्रैक तो मुझे फास्ट ट्रैक करना होगा ना। वो कहते हैं कि अब हमारी मर्जी है जी, हम 5 दिन के बाद रिजल्ट निकालें, 15 दिन के बाद निकालें। मुझे नहीं पता उनकी डेफिनेशन फास्ट ट्रैक की क्या है, ये वो जहांगीर साहब ही बता सकते हैं उनकी फास्ट ट्रैक की डेफिनेशन क्या है। कुछ तो उन्होंने कोई वो रखा होगा ना टाइम, मुझे नहीं पता 10 रखा है, 15 रखा है, 1 महीना रखा है, मुझे नहीं पता क्या उन्होंने रखा है। फास्ट ट्रैक तो मतलब होता है कि सब हर्डल्स को दूर करते हुए हम जल्द से जल्द काम करेंगे। अब ये जल्द से जल्द हुआ या नहीं, ये शायद आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और बीच में वो शिक्षक आ गए, बीच में वो पैसा आ गया, बीच में इल्ज़ाम आ गए, बस हो गया फास्ट ट्रैक। शिक्षक देखो, शिक्षक तो आने वाला समाज बनाता है। हम जैसी युवा पीढ़ी जो आ रही है, अभी नई पीढ़ी, उसको पढ़ा रहा है। वही जो शिक्षा देगा वही बच्चे जो हैं आगे ग्रोथ करेंगे, वही अच्छे बातें करेंगे, बुरी बातें शिक्षक ऐसा कर सकते हैं। मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ छोटा मोटा, लेकिन मैं आज के जो चाहे वो कॉलेज के हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे आपके क्लस्टर यूनिवर्सिटी के हैं, जो भी, मैं इनसे कोई ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं पैसे खाते हैं। हाँ जी, पैसे खाते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा पैसे खाते हैं, ये वो नहीं है जो होते थे, जो लोग होते थे जिन्हें नाज था हिंद पे। ये वो लोग नहीं है, ये मैकेनिकल लोग हैं, काम शाम करते हैं, पैसे जेब में डालते हैं और थोड़ी तकरीर कर देते हैं, और क्या। ये वो नहीं है जो कोई समर्पित लोग होते थे। ये समर्पित लोग नहीं है ये, क्योंकि आजकल शिक्षकों को भी भारी भरकम मिलती है सैलरी। ये सब काम कमर्शियल हो चुका है, और कुछ लोग उदासीन हो चुके हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं, वैसे मैं आपको बताऊँ, खासकर ऐसे लोग हैं जिनको वैसे खास पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, स्पेशली लेडीज़ में। वो कई लोग शौक लिए नौकरी करते हैं, घर से जाएंगे, थोड़ी सोशलाइजेशन हो जाएगी, गपशप हो जाएगी, सोसाइटी में एक स्टेटस रहेगा। लेकिन मुझे कहते हैं सही शिक्षक जो होता है वो एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे, तो वो बात नहीं है यहाँ पे जो मैं समझता हूँ। बच्चे क्या करें, उनका तो भविष्य खराब हो ही रहा है। बच्चे क्या करें, बच्चे अब क्या करेंगे, बच्चे यही देख रहे हैं, जो देख रहे हैं समाज में देख रहे हैं, बेचारे वो भी फेस। मुझे तो लगता है शिक्षकों से बच्चे ठीक हैं। बच्चे तो खुल के आवाज़ उठाते हैं, इतनी हिम्मत तो करते हैं कि ये देखो यहाँ ये हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है। बच्चे आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अब बच्चों की आवाज़ की सुनवाई भी होनी चाहिए ना, उनका रिड्रेसल भी होना चाहिए ना। नहीं तो एक क्रोध, एक गुस्सा पैदा हो रहा है लोगों के अंदर, वो अब जब समाज में हमारी जो समस्या है उनका निदान नहीं होता, क्रोध तो होगा ही, क्रोध तो पैदा होगा ही। वी आर सपोज टू बी एंग्री विद दोज पीपल जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन है। क्रोध तो हो गया, लेकिन उसका निदान कुछ होना चाहिए, रिजल्ट भी आना चाहिए ना। खाली क्रोध एक तरफ से हुआ, दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं है, उसका निदान हो तो फिर बात बनती है ना। तो दैट वे बच्चे भी सफ़र करते हैं, उनके गार्डियन भी सफ़र करते हैं, पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं, इन टोटो हमारा समाज भी सफ़र करता है। मैं तो यही समझता हूँ, समाज तो सफ़र करेगा। लेकिन 1 जून को इन्होंने कहा है जी CBSE 12th क्लास का ये डेट शीट वगैरह निकाल लेंगे। वो सुना है दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के क्या, जो मैंने ठीक ही सुना है। CBSE का वो डेट करनी है फिक्स, और उस मीटिंग को प्रिजाइड कर रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री। शायद आपने भी यही सुना होगा। वो शिक्षा मंत्री भी थे, लेकिन मैंने जो सुना है वो जो क्या कहते हैं वो रक्षा मंत्री उसको प्रिजाइड कर रहे थे। क्या कोई सीनियरिटी जूनियरिटी का फ़र्क होगा, जूनियर क्या होगा, मुझे नहीं इस बात का पता। वी हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर अवर रक्षा मंत्री एंड शिक्षा मंत्री, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने अजीब बात देखी कि शायद कुछ नया अंदाज होगा। चलो एनी हो, लॉकडाउन के अंदर कोई प्रोसीजर चेंज किया, मुझे नहीं बातों का पता, लेकिन ये हमने देखा सुना जो भी है। अब उसमें ये है, ये बातें कुछ देर पहले एडवांस में करना चाहिए था। आगे जून आपका कौन सा दूर है, अब उसकी डेट बताने के लिए भी एक मुहूर्त निकाला गया 1 जून को। अब
इतने देर बच्चों को टेंशन ही रहेगी कि क्या फैसला होगा हमारा। मतलब एक लोगों को इन स्टेट ऑफ सस्पेंस रखना, इन एडवांस तैयारी नहीं करनी, कुछ लोग, काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है इससे। पेरेंट्स फील हरास्ड, स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल। ये कुछ 1 डेढ़ 2 महीने पहले ये सोचना चाहिए था क्या। अब बात क्या है, ये मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा। फोरकास्टिंग नहीं है हमारे मुल्क में, फोरकास्टिंग। जब आग लगी, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये करो, वो करो। एडवांस में हम तैयार नहीं करते। जैसे वैक्सीन की बात है, हमने ये सुना कुछ एडवांस कंट्रीज हैं, उन्होंने भारी भरकम मिकदार में पहले ही स्टोर कर लिए क्या, वैक्सीन। और हम इधर से मंगवा रहे हैं, उधर से मंगवा रहे हैं। आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मैं उसको ब्लेम कर रहा हूँ, और बीच में वो जो आम आदमी जिसे को वैक्सीन लगानी है वो टेंशन में है, वो परेशानी में है। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, कि जी वो ऐप नहीं चल रही है, जी वो अपनी इधर से ये नहीं हो रहा, जी इधर से वो नहीं हो रहा है। दीज स्टोरीज आर अवेलेबल इन योर न्यूज़पेपर्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर ये सब चीज़ें अवेलेबल है, आप देखते हैं। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। मतलब क्यास है, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। देखिए ये 12th का ये जो डेट शीट, आप क्या कहेंगे, ये एग्ज़ाम होने चाहिए या क्या? लेकिन बात ये है, मैं जानबूझ के इस सवाल को थोड़ा खासकर JNK के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि JNK बोर्ड का भी होना है ना। हाँ, मैं CBSE का तो छोड़ दिया ना, जो दिल्ली में बैठे हैं वो वाइस पीपल, उन पर छोड़ दिया हमने। यहाँ तक ये जम्मू का प्रश्न है, यहाँ भी कुछ होना होगा 12th का, JNK बोर्ड का भी कुछ तो होगा। उसके लिए मैं अगले इंटरव्यू में आपसे बात करूंगा। थोड़ी देर के लिए हम वेट करते हैं कि हमारी जो ऑनरेबल चेयरमैन बोर्ड की और सेक्रेटरी बोर्ड की और जो उनका अफला फैला है, उनका थोड़ा, उनकी विजडम को टेस्ट करते हैं, ये क्या फैसला करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमें अपने पत्ते खोलने की भी जरूरत नहीं है। देखना, ये लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, इनके पास गाड़ियां हैं, नौकर हैं, सुविधाएं हैं, सैलरी मोटी है, पोस्ट भी मोटी है। तो इनकी हम बुद्धि का थोड़ा सा इम्तिहान लेना हम लोग भी, कि ये कैसा कोई ऐसा रेवोल्यूशन फैसला कर रहे हैं। बाकी समय पर हम भी अपना पत्ते खोल देंगे, ऐसी क्या बात है। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, 2 4 5 दिन। लेकिन ये जो समस्याएं हैं, इतनी ज़्यादा समस्याएं ही समस्याएं जम्मू कश्मीर के अंदर, इनका अंत क्या, कैसे? अंत नहीं, इट इज अनलिमिटेड, दिस इज ऑपरेशन अनलिमिटेड। कुछ तो कोई तो ऐसा होगा ना। मैंने आपको पहले भी कहा है, आप कोई वंडर एक्सपेक्ट ना करें, खासकर इस कंट्री में। बहुत बड़ा कंट्री है, 135 करोड़ यहाँ पे लोग रहते हैं। नहीं, यहाँ तो ईश्वरों के अवतार होते रहे। नहीं, अवतार होते रहे, लेकिन आजकल तो मुझे कोई अवतार दिखाई नहीं दे रहा। हो जाएगा, जब हो जाएगा तो हम ही नमस्कार कर देंगे, लेकिन अभी तो हमें दिखाई नहीं दिए। तो अभी यही है कि समस्या हैं, परेशानियां हैं, मायूसी है, बेचैनी है, तकलीफ़ है, और मजबूरी में हम कहीं हमें वो भाषण सुनने पड़ते हैं जो हमने सुनना भी नहीं चाहते। सुनने पड़ते हैं, क्या करेंगे। और मीडिया भी, माफ़ करना, मीडिया भी हमारा इतना आज़ाद नहीं है जितना होना चाहिए। केस बना देते हैं मीडिया वालों पे, तो हैं जी, केस बना देते हैं मीडिया वालों पे भी आज। लेकिन ऐसे नहीं बनते केस। अगर किसी पर कोई केस बना है, दीपक जी, मुझे नहीं पता कोई बना है या नहीं बना है, और अगर कोई फेक केस बना है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। वो चीज़ें रिवर्स भी हो जाती हैं, चीज़ें रिवर्स भी हो जाती हैं। एक न्यायिक प्रक्रिया है, थोड़ा समय लग जाता है। प्रताड़ित तो कर ही देते हैं, मतलब इनका जो मोटिव है वो तो पूरा हो ही जाता है। मोटिव क्या होता, पूरा या नहीं होता, मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैं आपको कहूँगा, ये जो आप पत्रकार लोग हैं, ये आपका एक प्रोफेशनल हैजर्ड है। इसमें कई बार ऐसे हो जाता है, जाने में अनजाने में। तो उसके लिए जो कोई पत्रकार होता है, उसको दिल छोटा नहीं करना होता है, उसको थोड़ा सा करना पड़ता है, तो मिलता है, जस्टिस मिलता है। पत्रकार भी कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। अगर जेल में हमें ले जाएं तो जेल के अंदर क्या क्या हो रहा है और किन किन धाराओं के तहत लोग वहाँ पर आए हैं, क्या क्या उनके किस्से हैं, वहाँ जाके पता चलता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रही है। वो एक अलग बात है कि कोई बंदा कंफर्टेबल है जेल में, लेकिन हम लोग तो अवॉइड करते हैं जेल जाने में।
आम लोगों को क्या पता क्या आम पत्रकार भी पसंद नहीं करेंगे जेल में जाना। कोई एक पत्रकार होगा जो जेल में बैठा मस्त बैठा है, लोगों को क्या पता वहाँ कितना मजा है। मैं इसके बारे में क्या बोलूं, लेकिन मैं ये कह कि चलो मज़ा है या नहीं मज़ा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बुद्धिजीवियों को जेल जाना जरूरी है। वहां पर कौन लोग लाए गए हैं, क्या केस उनके ऊपर, क्या फेक केस तो नहीं बनाए गए हैं, ये सब तो जान अंदर जाके ही पता लगेगा ना। बाहर तो थोड़ा बताया जा रहा है। नहीं, वो कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम भी देख लेंगे, हमें कोई बुलाएगा या हमें इनवाइट करेगा तो हम भी देख लेंगे, हमें कोई बुलाएगा या इनवाइट करेगा, अपने आप कैसे हम घुस जाएंगे उसके बीच में। बाकी ये है कि वो हर प्रॉब्लम में कुछ शिक्षा तो होती ही होती है, इसमें क्या है। लेकिन मैं बात ये मैंने सुना था कुछ ऐसे कुछ समस्या चल रही है, तो किसी पत्रकार के, मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं उस मसले में, क्योंकि ऐसे केस आगे भी हो सकते हैं, ये ना सोचिए आगे नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि उसके लिए फाइट आउट करना पड़ता है, और हमारी न्यायपालिका जो है वो देते हैं इंसाफ, मिलता है इंसाफ। इसमें कोई आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। फेक केसेस फेक केस, फेक न्यूज़ इज़ फेक न्यूज़, लेकिन थोड़ा सा दम रखना पड़ता है। बिल्कुल थोड़ा दम रखना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। और जब आप दम रखते हैं तो वो एक आप वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, सोने में सुहागा, हाँ, वो उस पर्सनैलिटी में निखार आता है, निखारता भी है। पर्सनैलिटी में निखार आता है, मैं निखार कह रहा हूँ। तो अब हमारे कई लोग हैं जम्मू में पत्रकार, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा मीडिया के वास्ते, उनको पता ही नहीं है पत्रकारिता होती क्या। वो टेबल न्यूज़ बनाते हैं और अपना ऊपर स्टैंप लगाते हैं। एक होता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आप जाते हैं, देखते हैं, उस जगह को एग्जामिन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन करते हैं, एक साइड को भी सुनते हैं, दूसरी साइड को भी सुनते हैं, फिर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच के आप अपनी बात को सिस्टम के आगे पेश करते हैं। उसमें कुछ विश्वसनीयता भी होती है, उसमें कोई दम भी होता है। मैं घर में ही बैठ के कंप्यूटर में ही देख ऐसे करके वो कर लूँ, उसमें क्या है उसमें। इसलिए जम्मू में भी, आपके कंट्री में भी एक नया वर्ड काफ़ी देर से मशहूर है, उसे कहते हैं गोदी मीडिया। वो आप भी जानते हैं गोदी मीडिया क्या होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अब ज़्यादा क्या तबसरा करें इसके बारे में। एक इम्पार्शियल जर्नलिज्म के लिए इंसान को तपस्या करनी पड़ती है, मेरी ये अपनी पर्सनल धारणा है। मुझे लगता है कि सिर्फ जर्नलिज्म के लिए नहीं, हाँ, किसी भी फील्ड में ही एक अच्छे व्यक्तित्व का अगर आपको मालिक बनना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। हाँ, एक तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में मज़ा आता है, अल्टीमेटली मज़ा आता है इंसान को, यू लर्न समथिंग। अब एक है क्या, आप कुछ ऐसे ही बना देते हैं चीज़ें, तो उसमें लोग भी संतुष्ट नहीं होते, इन्फॉर्मेशन भी आधी अधूरी होती है। मैं एक मिसाल छोटी सी देता हूँ जी। मैं वहीं से इस बात को हम ख़त्म करेंगे इंटरव्यू को जहाँ से आपने स्टार्ट किया जी। डॉक्टर मदान जी का वो FIR लगा, लेकिन अभी तक जम्मू की किसी अखबार में मैंने वो FIR नंबर नहीं पढ़ा। अभी तक, शायद कल आ जाए या नाम भी आ जाए या उसको दबा दिया गया हो, मैंने नहीं पढ़ा। जो जम्मू के जो बड़े बड़े अखबार वाले बड़े वो दावे करते हैं हमारे पास बड़ी हैं बातें, कहीं ना कहीं एक्सपोज हो ही जाते हैं। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। ये हमने अपने लेवल पे कुछ थोड़ा पता किया, ये ड्यूटी हमारी नहीं थी बेसिकली, ये उनकी थी। दूसरी बात, आज भी एक खबर लगी हुई थी, कोई और भी किसी जगह उन्होंने कुछ वो रिट्रीव किया लैंड, बड़ी खबरें भी अजीब किस्म की, किसकी की उसका नाम नहीं, किसकी की, किसी की तो की होगी ना, उस पर FIR लगी नहीं, इसके बारे में साइलेंट है। मुझे नहीं लगता इस खबर का मतलब क्या है। इसका फोटो भी लगा हुआ है, काफ़ी खबर में फोटो भी लगा है, वो जी रेंजर साहब ने किया, तो ये किया, उसने पहले कुछ बना ली थी, फिर हमने तोड़ा, फिर दोबारा उसने बना ली, तो रिट्रीव, चलो अच्छी बात है, रिट्रीव होगी। पुलिस की पार्टी गई, वो पुलिस वालों को भी बड़ा शौक होता है अपना नाम लिखाने का, ताकि वो गवर्नर साहब के जी बड़ा काम कर रहे हैं, उनको भी मुसीबत होती है। चलो अच्छी बात है, लिखा लो नाम, है कोई परेशानी। और वही वो किसका थी लैंड, किसकी आपने रिट्रीव की, कोई पता नहीं, उस पर कोई धारा लगी या नहीं लगी, कोई नहीं। मतलब यह कि इस किस्म का ये जो है बातें मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में ठीक नहीं। न्यूज़ में एक दम होना चाहिए, न्यूज़ में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। मैं क्या बोलूँ इससे। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखें आप, कितनी ज़्यादा समस्याएं जो हैं यहाँ
जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हो गई हैं। धारा 370 से पहले बहुत ज़्यादा थी, धारा 370 के बाद उससे और ज़्यादा हो गई हैं। चर्चाएं हम कर रहे हैं और ये जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, हमें लगता है कि कोई ढंग के ऑफिसर हैं, कोई ब्यूरोक्रेट हैं ढंग के, कोई राजनेता हैं ढंग के, अगर वो सुन रहे हैं तो आप एक काम करें, कोई अच्छे फैसले लें जिससे लोगों में संतुष्टि का भाव आए। क्रोध पैदा हो रहा है लोगों के अंदर, लोग देखना ही नहीं चाहते हैं कि कोई, आप कहेंगे कि ये बड़ा नेता है, आजकल लोग कहते हैं ये भी नेता है, बड़ा बड़ा उन्होंने छोटा कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये गलत फैसलों की वजह से हो रहा है, ये आपके हितों के लिए सही नहीं है। इसलिए हमारी बात को कंसीडर करें, नहीं करना है तो खमियाजा तो आप भुगत ही जाएंगे। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार और हमारे पेज को लाइक करना, इस खबर को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।